ओह गॉड, ये आज की रात कैसे कटेगी? कल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। कल अगर आदित्य सर ने अपनी फिल्म के लिए मुझे साइन कर लिया ना, तो कसम से लाइफ बन जाएगी मेरी तो। ये काम्या है। काम्या एक मॉडल है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। काम्या ने अब तक यूं तो मॉडलिंग के कई प्रोजेक्ट किए थे, लेकिन असल में वो तो हमेशा से एक हीरोइन बनना चाहती थी और अब उसे वो मौका मिल सकता था। अगले दिन काम्या बहुत अच्छे से तैयार हुई। उसने एक खूबसूरत ड्रेस पहनी जिसे उसने एक बहुत ही बड़े शोरूम से काफी महंगे दाम पर खरीदा था, और वो ड्रेस पहनकर तो काम्या और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। काम्या के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। फिलहाल पूरे महीने में बस 1 या 2 ही मॉडलिंग के प्रोजेक्ट उसे मिल पाते थे, जिनसे उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। लेकिन फिलहाल वो जहाँ जा रही थी वहां जाने के लिए उसने कोई कंजूसी नहीं की थी। उसने फौरन एक ऑटो बुक किया और फिर उसमें बैठकर वो चल दी। कहाँ जाना मैडम? आप मुझे ग्रासिया होटल छोड़ दो। ठीक है मैडम, हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है भैया। केशव, जो कि उस ऑटो का ड्राइवर था, एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वो चुपचाप ऑटो चलाता रहा और पीछे बैठी काम्या अपने भविष्य के सपने संजोती रही। दरअसल वो शहर के सबसे बड़े और आलीशान होटल में होने वाली पार्टी में शामिल होने जा रही थी, जहां उसकी मुलाकात मशहूर फिल्म डायरेक्टर आदित्य से होने वाली थी। आदित्य फिलहाल एक मॉडल की तलाश में था जिसे वो अपनी अपकमिंग मूवी के लिए बतौर हीरोइन साइन कर सके। काम्या को पूरा भरोसा था कि वो खुद को उस रोल के लिए साबित कर ही देगी। और फिर बस भैया, यही रोक दो। मैं आपको अंदर तक छोड़ देता हूँ मैडम जी। समझिए भैया, मैं अंदर ऑटो से नहीं जा सकती। अच्छा, कोई बात नहीं मैडम जी। काम्या जैसे ही ऑटो से उतरी और केशव को उसके पैसे देकर आगे बढ़ी, तभी अचानक उसकी ड्रेस का ब्लाउज ऑटो के एक हुक में फंस गया और काम्या के आगे बढ़ते ही वो फट भी गया। ओह नो, शिट 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 शिट, ये आज ही होना था क्या? और वो भी इसी ड्रेस के साथ। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? पार्टी में कैसे जाऊंगी अब मैं? अरे ये क्या हो गया? ओहो, माफ कीजिए मैडम जी। नहीं भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। पर अब मैं क्या करूं? भैया ऐसा कीजिए, मुझे वापस वहीं छोड़ दीजिए जहां से लिया था। अब इस फटी ड्रेस के साथ तो मैं नहीं जा सकती पार्टी में। मैडम जी, अगर आप बुरा ना माने तो हल है मेरे पास आपकी समस्या का। है? और क्या है वो? मैडम जी, यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पर मेरी खोली है। वहाँ मेरी बेटी है दीक्षा। उसे सिलाई कढ़ाई, मेकअप, मेहंदी लगाना, अरे मतलब कि लड़कियों के सजने संवरने के जितने काम होते हैं ना, उनमें बड़ा मन लगता है उसका। बहुत सफाई है उसके हाथ में। तो आप चलो मेरे साथ, वो जरूर आपका कपड़ा ठीक कर देगी। पर भैया, रफू की हुई ड्रेस कौन पहनता है, और वो भी इतनी बड़ी पार्टी में? आप भरोसा रखिए मैडम जी, मेरी दीक्षा जरूर कुछ जुगाड़ लगा लेगी। आप चलिए तो। और वैसे भी अगर आपको उसका काम पसंद ना आए तो मत जाइएगा पार्टी में। वैसे भी आप तो वापस ही जाने को कह रही थी ना। पार्टी शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी था। काम्या के पास नई ड्रेस लेने के पैसे नहीं थे, तो जब कोई और तरीका समझ में नहीं आया तो काम्या ने केशव की बात मान ली। केशव उसे अपनी छोटी सी खोली में लेकर गया, जहां पहुंचकर उसने अपनी बेटी दीक्षा को पूरी बात बताई और फिर खुद बाहर चला गया। अब देखो ना, क्या वाकई इसका कुछ हो सकता है क्या? देखो, मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि ये असल में ये ड्रेस फट गई थी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए दीदी, फिलहाल ये लीजिए मेरे कपड़े हैं, आप इन्हें पहन लो और मुझे ये ड्रेस दे दो। तब तक मैं सोचती हूँ कि करना क्या है। दीक्षा ने काम्या की ड्रेस ली और फिर उसके फटे हुए हिस्से को पूरा काट कर उस पर सिलाई लगा दी, और फिर उसने वो ड्रेस काम्या को पहनने को कहा। अरे पर मैं इसे पहनकर कैसे बाहर जा सकती हूँ? और तुमने ये क्या किया? तुमने तो उसे पूरा ही काट दिया। देखो, मैं मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ पर इतने भी नहीं। ओहो दीदी, आप परेशान क्यों हो रही हो? आप इसे पहनकर तो आओ, बाकी आगे क्या करना है मैं बताती हूँ। और आप भरोसा रखिए, मैं आपको इस आधी ड्रेस में नहीं भेजूंगी। काम्या के पास फिलहाल दीक्षा की बात मानने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। उसने वही ड्रेस पहनी जो फिलहाल पूरी बैकलेस थी और फ्रंट साइड से भी काफी डीप नेक थी। लेकिन फिर ठीक है दीदी, अब आप यहाँ आकर बैठ जाइए और मुझे बस 10 मिनट दीजिए। इतना कहकर दीक्षा ने अपने हाथ में मेहंदी का एक कोन उठा लिया, जिसे देखकर काम्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी वो दीक्षा की बात मानकर वहीं बैठ गई और फिर दीक्षा ने शुरू की अपनी कलाकारी। उसने कुछ ही मिनटों के अंदर काम्या की पूरी बैक और फ्रंट साइड में भी मेहंदी से खूबसूरत डिजाइन बना दिया, जो वाकई देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था
और काम्या भी काफी कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। क्या बात है, तुम तो सच में जादूगर हो दीक्षा, कमाल कर दिया तुमने तो। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो मैं इस काम के कितने पैसे दे दूं? नहीं नहीं दीदी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं आपकी मदद कर पाई, मुझे इस बात की खुशी है। कोई बात नहीं दीदी, अब आप जल्दी करो, मैं पापा को बुलाती हूँ। आपको सही समय पर पार्टी में भी तो पहुंचना है ना। इतना कहकर दीक्षा केशव को बुलाने बाहर चली गई। तभी काम्या ने देखा कि दीक्षा ने अपना खाना आधे में ही छोड़कर उसकी मदद की थी, क्योंकि उसकी थाली वहीं मेज के कोने पर रखी थी, जिसमें सूखी रोटी के साथ बस एक प्याज का टुकड़ा था। ये देखकर काम्या को बहुत बुरा लगा। कुछ देर बाद केशव ने काम्या को ऑटो में बिठाया और फिर होटल की तरफ चल पड़ा, और इस तरह काम्या बिल्कुल ठीक समय पर पार्टी में पहुंच गई। हेलो आदित्य सर। ओह हेलो स्वीटी, हाउ आर यू? ऑल गुड सर। ओह माय गॉड, व्हाट अ लवली ड्रेस, और ये डिजाइन, वाओ, जरा पीछे घूमो। यू आर लुकिंग ऑसम। वैसे डिजाइनर कौन सा है? वो मेरा पर्सनल डिजाइनर है सर। इसके बाद आदित्य और काम्या में काफी देर तक बातें हुई। आदित्य काम्या और उसके ड्रेसिंग सेंस से काफी इम्प्रेस था, और आखिरकार काम्या को वो प्रोजेक्ट मिल ही गया। काम्या अब बहुत ज्यादा खुश थी। और फिर, दीक्षा कहाँ हो, जल्दी से यहाँ आओ। अरे जल्दी आओ ना। अरे दीदी आप, अब कैसी रही आपकी पार्टी? बहुत ही शानदार, वहां हर कोई बस मुझे ही देख रहा था, और तुम्हें पता है मुझे वो मूवी भी मिल गई, वो भी लीड रोल में। अरे वाह दीदी, बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया दीक्षा, लेकिन सच तो ये है कि अब ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। तुमने मेरी उस फटी ड्रेस को इतना खूबसूरत और सबसे अलग बना दिया कि पूरी पार्टी की मेन अट्रैक्शन बन गई वो तो। लेकिन अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तुम मेरी पर्सनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो, तो अब से मैं जिस भी फंक्शन या पार्टी में जाऊंगी, तुम ही मेरी ड्रेस तैयार करोगी। और सुनो, मुझे हर जगह मेहंदी वाला ब्लाउज पहनकर जाना है, लेकिन तुम्हें हर बार अलग अलग तरह की और अलग डिजाइन की मेहंदी लगानी होगी। बोलो, कर लोगी ना? हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, मुझे तो मेहंदी लगाने का कितना शौक है, आपको तो पता ही है। और ये भी जानती हूँ कि कितनी सुंदर मेहंदी लगाती हो तुम। अब बस तुम्हें अपने उसी हुनर को कैश करना है, और मैं तुम्हें प्रमोट करूंगी। प्रमोट मतलब मैं कुछ समझी नहीं दीदी। अरे तुम ज्यादा मत सोचो, बस जैसा मैंने कहा है वैसा करती जाओ। दीक्षा ने ऐसा ही किया। अब काम्या जहां भी जाती, दीक्षा से ही मेहंदी वाला ब्लाउज और बाकी की ड्रेस डिजाइन करवा कर जाती, और धीरे धीरे ये उसका स्टाइल सिंबल बन गया, जिसने उसे तो फेमस किया ही, साथ ही साथ दीक्षा के लिए भी कामयाबी के रास्ते खोल दिए। ये लो दीक्षा, ये तुम्हारी पहली कमाई है। नहीं दीदी, मैंने आपको बड़ी बहन माना है, तो मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दे रही मेरी बहन, बल्कि ये उस प्रोजेक्ट का साइनिंग अमाउंट है जो तुम्हें मिला है। मतलब दीदी, अब तुम एक मामूली लड़की नहीं हो, एक मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो, जिसके बनाए मेहंदी वाले ब्लाउज हर कोई पहनना चाहता है, समझी? मुझे देखकर कई लोगों ने तुम्हें हायर करने की बात कही है, और उन्हीं में से एक ने ये पैसे एडवांस बुकिंग के तौर पर दिए हैं। वो पैसे काफी ज्यादा थे, इतने जितने की दीक्षा ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचे थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, और वो भी अब अपने हुनर से अपनी किस्मत चमकाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। किस्मत का पहिया घूम चुका था। काम्या एक बड़ी और सक्सेसफुल हीरोइन बन गई थी, और दीक्षा एक मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर। फिर एक दिन, आप हमारी जिंदगी में साक्षात माँ लक्ष्मी बनकर आई हो। नहीं नहीं अंकल जी, सच तो ये है, आपके और मेरे जीवन में लक्ष्मी इसीलिए आ सकी है क्योंकि आपकी बेटी साक्षात माँ सरस्वती का रूप है। मीरा, ओ मीरा, चल तो जल्दी से आटा गूंथ दे, मैं फटाफट रोटियां सेक दूंगी। नहीं माँ, मैं नहीं गूंथ पाऊंगी, मैंने मेहंदी लगा ली है हाथ पर। क्या? सुबह सुबह तू फिर मेहंदी लगाकर बैठ गई? बड़ी मक्कार है सच में, काम में मदद ना करनी पड़े इसलिए जब देखो मेहंदी लगाकर बैठ जाती है। चल जल्दी से हाथ धोकर आ मेरे पास, मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है। माँ बस आज कर लो ना, देखो ना मैंने कितनी मेहनत से कितना सुंदर डिजाइन बनाया है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मीरा के हाथों पर पड़ती है, उसका गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। वो मीरा से कहती है, अरे वाह मीरा, तूने तो बड़ी सुंदर मेहंदी लगाई है। हाँ माँ, वो शांति दीदी ने मुझे एक किताब दी थी कल, उसमें बड़े सुंदर सुंदर डिजाइन बने हैं, बस उसी में से देखकर लगाई है मैंने। सुंदर है ना? हाँ बहुत सुंदर है। अरे लेकिन
मुझे तो ओफो, फिर लगा लिया ना तूने बातों में। पहले से ही देर हो रही है, ऊपर से तू भी मेहंदी लगाकर महारानी जैसे बैठ गई है। माँ, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? 1-2 घंटे में जब मेरी मेहंदी सूख जाएगी तो मैं घर के सारे काम कर दूंगी। मीरा की बात मानकर कावेरी काम पर चली जाती है। वो एक बड़ी सोसाइटी के घरों में काम करती थी और इसी काम से कावेरी और मीरा का गुजारा चलता था। कावेरी के पति की कई साल पहले एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तब से कावेरी पर ही सारी जिम्मेदारी थी। मीरा भी घर के कामों में उसका पूरा हाथ बटाती थी। मीरा को मेहंदी लगाना बहुत पसंद था। उसने अपने घर के पीछे मेहंदी के कई सारे पौधे लगा रखे थे, जिनका वो बहुत ख्याल रखती थी। वो अपने हाथों से मेहंदी के पत्तों को पीसकर अपने हाथों में लगाने के लिए तैयार करती थी। फिर एक दिन, मीरा, हमें इस जगह पर थोड़ी मोड़ी खेती कर लेनी चाहिए। ये मेहंदी के पौधों से कुछ कमाई थोड़ी ही हो रही है, खेती कर लेंगे तो कुछ पैसे ही बन जाएंगे। नहीं माँ, मेरे मेहंदी के पौधों को हाथ भी मत लगाना। बाजार से मेहंदी खरीदने के तो पैसे हैं नहीं हमारे पास, अब इन्हें तो रहने दो। ये कहते हुए मीरा की आंखों में आंसू थे। कावेरी उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, मीरा, मैं जानती हूँ तुझे मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेटा अपनी हालत तो तुझे पता ही है ना, मैं कितनी मुश्किल से। माँ, सब समझती हूँ मैं, जाओ कर लो जो करना है। इतना कहकर मीरा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कावेरी को उसके लिए बुरा लग रहा था। वो मीरा की मेहंदी के पौधों को कुछ नहीं करती। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। ज्यादा काम करने की वजह से कावेरी की तबीयत खराब रहने लगी। वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगी। तो मीरा ने उससे कहा, माँ, तुम रहने दो, तुम्हें बुखार है, रात भर सोई नहीं हो, मैं चली जाती हूँ काम पर। नहीं मीरा, तू कैसे? ना नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं जाती हूँ। कावेरी जैसे ही उठकर चलने की कोशिश करती है, अचानक उसे चक्कर आ जाता है। मीरा उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटा देती है और उससे कहती है, बस माँ, अब तुम आराम करोगी और काम पर अब से मैं जाऊंगी। कावेरी घर पर रहकर आराम तो कर रही थी, लेकिन वास्तव में उसे अच्छे इलाज की भी जरूरत थी, जिसके लिए पैसे थे नहीं। दूसरी तरफ अब हर रोज मीरा काम पर जाती और लौटकर घर के भी सारे काम उसे ही करने पड़ते थे। इस सब में उसे मेहंदी लगाने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाता था। मीरा, कितने दिन हो गए तूने मेहंदी नहीं लगाई? हाँ माँ, बस मन नहीं कर रहा। अच्छा, मेहंदी लगाने का तेरा मन नहीं? मैं सब जानती हूँ। मैंने बिस्तर पकड़ लिया है और मेरी फूल सी बच्ची पर सारे काम पड़ गए हैं। अब बस बहुत हो गया आराम। मीरा, जा, तू जाकर मेहंदी लगा ले, आज मैं जाऊंगी काम पर। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं कर लूंगी सब। और मैं सच बोल रही हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, ये मेहंदी वेहंदी का मुझे शौक नहीं। इतना कहकर मीरा काम पर जाने के लिए घर से निकल जाती है। कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीरा सोसाइटी के कई घरों में काम करती थी। उन्हीं में से एक घर आरती का भी था। उसके घर पर तीज का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। तीज की तैयारियों में मीरा भी मदद कर रही थी। इसी बीच, अरे ऐसे कैसे? मैंने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया है, मेरी सारी फ्रेंड्स भी आने वाली हैं। मैं क्या कहूँगी उन्हें? फोन पर काफी देर बहस करने के बाद आरती फोन रख देती है। उन्हें उदास देखकर मीरा उससे पूछती है, क्या हुआ मैडम जी, आप कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ मीरा, बड़ी मुसीबत हो गई। कल तीज का फंक्शन है, मैंने सबको मेहंदी लगवाने के लिए यहीं बुला लिया है और आखिरी मौके पर ये पार्लर वाली धोखा दे गई। कह रही है कल नहीं आ पाएगी। अब क्या होगा? इतनी जल्दी कौन तैयार होगा सबको मेहंदी लगाने के लिए? मैडम जी, वैसे मैं भी ठीक ठाक मेहंदी लगा लेती हूँ। अरे हाँ, कावेरी ने मुझे बताया तो था एक बार कि तुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। वैसे मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, तू देख ले बेटा, बहुत सारे हाथ लगाने होंगे और मेहंदी बढ़िया लगनी चाहिए सबके। आप बिल्कुल चिंता मत करिए मैडम जी, मैं सब अच्छे से करूँगी। बहुत दिनों बाद मीरा के चेहरे पर खुशी थी। उसने घर पहुंचते ही मेहंदी के खूब सारे पत्ते तोड़कर पत्थर पर पीसना शुरू कर दिया। ये देखकर कावेरी ने मीरा से कहा, अरे मीरा, शाम हो गई है, अब मेहंदी मत लगा, मौसम भी ठंडा है बेटा। ये मेहंदी मैं अपने लिए नहीं पीस रही माँ, वो 5वें फ्लोर वाली मैडम जी है ना, कल उनके यहाँ लगानी है। अच्छा बेटा, पर ध्यान से बेटा, वो बड़े लोग हैं, कोई गलती ना हो जाए। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेहंदी लगाने में मुझसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। मीरा खूब सारी मेहंदी तैयार करके अगले दिन आरती के घर पहुंच जाती है। वो अपनी मेहंदी को कोन में भरने लगती है कि तभी आरती की एक फ्रेंड आरती से, आरती, ये किसे बुला लिया तुमने? मैंने जिस पार्लर का नंबर दिया था तुम्हें, उससे बात नहीं हुई क्या? हुई तो थी, लेकिन उसने आखिरी वक्त पर मना कर दिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये मीरा है, मेरी हाउसमेड है ना कावेरी, ये उसी की बेटी है, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है ये।
ओफो आरती, तुम भी ना, पार्लर की बात अलग होती है। उन लोगों का मटेरियल ब्रांडेड होता है, मेहंदी के रचने की गारंटी मिलती है वहां से। और इसकी मेहंदी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इस पर तो कोई लेबल तक नहीं है। अगर कुछ गलत रिएक्शन हो गया हाथों पर तो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैडम जी, ये मेहंदी मैंने खुद पीस कर तैयार की है। मेरे पास बहुत सारे मेहंदी के पौधे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके हाथों को नुकसान दे। ना भाई ना, सॉरी आरती, बट मैं अपने हाथों को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती। तुम सब लगवाओ, मैं तो पार्लर जाकर ही लगवाऊंगी। इतना कहकर आरती की दोस्त शालिनी वहां से चली जाती है। आरती मीरा को इशारा देकर काम शुरू करने को कहती है। अरे वाह, मानना पड़ेगा, इस बच्ची ने कमाल की मेहंदी लगाई है। मुझे तो नहीं लगता कि इस मेहंदी का वैसा रंग आएगा जैसा पार्लर वाली मेहंदी का आता है। अब बस भी करो शालिनी, मेहंदी कैसी रचेगी ये कल तक पता चल ही जाएगा ना। बच्ची है वो, उसे इस तरह डराओ तो मत। अरे मुझे क्या, मेरे हाथ कौन सा खराब होने वाले हैं, तुम ही लोग लगवाओ और तुम ही भुगतना। शालिनी गुस्से में वहां से चली जाती है। उसे पूरा यकीन था कि मीरा की मेहंदी रचेगी नहीं, साथ ही हाथों पर उसका गलत रिएक्शन भी हो सकता है। लेकिन जो हुआ वो इससे बिल्कुल अलग था। अगले दिन मीरा के घर पर। अरे मैडम जी, आप यहाँ? आपने तो आज काम पर आने के लिए मना किया था ना, मैं इसीलिए नहीं आई। हाँ, कल तुम कितना थक गई थी, इसीलिए मैंने आने को मना किया। मैं यहाँ तुम्हें काम पर बुलाने नहीं बल्कि किसी और काम से आई हूँ। अंदर नहीं बुलाओगी? अरे माफ कीजिएगा मैडम जी, आइए अंदर आइए। आरती को देखकर कावेरी भी बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है। आरती के साथ उसकी दोस्त शालिनी भी थी। मीरा उन दोनों को पानी देते हुए कहती है, ये लीजिए मैडम जी, मेहंदी तो ठीक से रची ना मैडम जी? ये तुम्हें मैं नहीं शालिनी बताएगी। फिर शालिनी अपने हाथ मीरा की तरफ बढ़ा देती है। उसके हाथों पर कई जगह छाले पड़े हुए थे। ये देखकर मीरा उससे कहती है, अरे ये क्या हुआ मैडम जी? मैंने तुमसे मेहंदी नहीं लगवाई, उल्टा तुम्हारा अपमान करती रही। उसी की सजा मिली है मुझे। मैंने सबसे महंगे वाले पार्लर में जाकर मेहंदी लगवाई। मैंने उनसे जोर देकर कहा कि मेहंदी का रंग बहुत बढ़िया आना चाहिए। इस चक्कर में उन्होंने पता नहीं क्या क्या मिला दिया मेहंदी में, और मेरे हाथों का ये हाल हो गया। और दूसरी तरफ तुम्हारी मेहंदी, जिसने भी लगवाई उसके हाथों की रंगत ही अलग है। देखो आरती के हाथ देखो जरा। आरती ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए, जिन पर मीरा के हाथों से लगी मेहंदी का बहुत ही अच्छा रंग चढ़ा था। फिर आरती कावेरी के पास जाकर उससे बोली, बस कावेरी, ये झाड़ू पोछा और बर्तन बहुत करवा लिए तुमने मीरा से। ये अब वो करेगी जो इसे करना चाहिए। जी क्या मतलब मैडम जी? ये अब मेहंदी लगाएगी सबके हाथों पर। हमारी एक दोस्त का अपना ब्यूटी पार्लर है, उसे मीरा का काम और उसकी मेहंदी की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। वो मीरा को अपने यहाँ काम देना चाहती है। अच्छे पैसे भी देगी वो मीरा को, और तो और वहाँ रहकर मीरा पार्लर के दूसरे काम भी सीख पाएगी। आरती की बात सुनकर कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हाथ जोड़कर आरती का शुक्रिया अदा करती है। मीरा भी बहुत खुश थी। अब न सिर्फ वो अपना मेहंदी लगाने का शौक पूरा कर सकती थी, बल्कि अच्छे पैसे कमाकर अपनी माँ का इलाज भी करवा सकती थी।